हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग टारगेट आईआईटी जेईई सीरीज का लेक्चर पढ़ेंगे। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन सामान्यतया कम पूछा जाता है, जेईई मेंस की अपेक्षा जेईई एडवांस में बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन निश्चित समाकलन बहुत पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। और ये मान के चलो कि हर पेपर में, मतलब पेपर 1 पेपर 2 में, दोनों में तुम्हें निश्चित समाकलन का शायद एक सवाल देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं निश्चित समाकलन के सवाल मिलने के। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। हर क्लास में मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे के जाता हूं जो तुम्हें अगले दिन करना होता है। कल की क्लास में एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की क्लास में, अवकलज के अनुप्रयोग की क्लास में भी मैंने तुम्हें एक सवाल दिया था। आज उसको समझते हैं। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जो कल की क्लास का क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या आप लोगों ने किया इसको? बताओ, क्या आप लोगों ने इस सवाल को किया है? और अगर किया है तो क्या उत्तर आ रहा है? माना b एक अशून्य वास्तविक संख्या है, f r से r एक अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि f of 0 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, 0 रखने पर 1 आ रहा है। f का अवकलज f डैश है, तो सभी x बिलोंगिंग टू r के लिए इसको संतुष्ट करता है। इसको संतुष्ट करता है। और इसको छोटा करो, इसको बड़ा करो, और पेन का रंग सफ़ेद करो। इसको संतुष्ट करता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को संतुष्ट करता है। तो निम्न में से कौन सा और कौन से कथन सत्य होंगे? क्या किया है आप लोगों ने? बताओ, क्या उत्तर आया आपका? क्या उत्तर आया है इसका? के या उत्तर आया है b ग्रेटर देन 0 हुए तो f डैश x जो है ना, यदि फलन का अवकलज है जो इसको संतुष्ट करता है। किसको संतुष्ट करता है? इसको संतुष्ट करता है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा अपना dy अपॉन वाई dy अपॉन वाई dx अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल चर पृथक्करण का काम हो गया। क्या हो गया? चर पृथक्करण का काम हो गया। ये काम तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो क्या जिन लोगों ने नहीं किया है वो एक बार ट्राई करना चाहेंगे? कि बता दूं मैं ही? ये तो बिल्कुल चर पृथक्करण का काम हो गया है। तो ट्राई करो एक बार, फटाफट 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 फटाफट। क्या इसका समाकलन होगा? 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 अरे ये वो सवाल नहीं, ये तो अपना इंटीग्रेशन का ही सवाल है। वो सवाल तो शायद लास्ट में है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं। पहले अपन ने इसको शुरू कर दिया तो ln y, ये क्या हो जाता है? 1 अपॉन बी tan इनवर्स x बाई बी प्लस सी। और हमको क्या कहा गया है कि x इज इक्वल टू 0 रखने पे y 1 आता है। x इज इक्वल टू 0 रखने पर y1 आता, तो tan इनवर्स 0 ln 0 0, तो c 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ln y प्लस 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि b ग्रेटर देन 0 है,
तो फलन वर्धमान होगा। यहाँ से y कितना आ गया अपना, y आ गया e की घात 1/b tan इनवर्स x बाई बी, ये अपना fx है। अब ध्यान से देखोगे तो fx तो सदैव धनात्मक हो गया है ना, e की घात में कोई चीज है मतलब वो सदैव धनात्मक हो गई, मतलब ऊपर वाली चीज तो सदैव धनात्मक हो गई। अब ये धनात्मक है, ऊपर वाली चीज धनात्मक है, नीचे वाली चीज भी ध्यान से देखोगे तो वो भी सदैव धनात्मक है। तो b ग्रेटर देन 0 हो तो फलन वर्धमान होगा। निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे, b ग्रेटर देन 0 हो तो ये वर्धमान होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, है ना। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है अपना, दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर b लेस देन 0 हुआ तो भी b का स्क्वायर है, तो आसमान तो होने से रहा, पूरी राशि तो धनात्मक ही रहेगी, पूरी राशि तो धनात्मक ही रहेगी। जो AOD का सवाल है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वो लास्ट में लेंगे, अभी अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के शुरू कर चुके हैं। सभी x बिलोंगिंग टू r के लिए f ऑफ x गुणा f ऑफ माइनस एक्स 1 होगा, f ऑफ x और इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स होगा। तो ये f ऑफ x भी है ही अपने पास, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, e की घात 1/b tan इनवर्स माइनस एक्स बाई बी, तो ये हो जाएगा e की घात माइनस 1/b tan इनवर्स x बाई बी। अब इन दोनों को गुणा कर दोगे fx और f ऑफ माइनस एक्स को, तो fx को f ऑफ माइनस एक्स से गुणा कर दोगे तो ये क्या होगा, ये घातें दो गुणा होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं क्या, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं अगर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, दोनों को गुणा करेंगे तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 1/b tan इनवर्स x बाई बी माइनस tan इनवर्स x बाई बी। ओ माई गॉड, ये तो 0 हो गया, यानी e की घात 1/b गुणा 0 हो गया, यानी e की घात 0 हो गया, यानी कि 1 हो गया, तो ये भी सही हो गया। अब लास्ट पे आ जाते हैं, क्या f ऑफ x f ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा क्या, इसका क्या मीनिंग है कि f ऑफ x f ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा क्या, ये f ऑफ x है, ये f ऑफ माइनस एक्स है, ये दोनों बराबर होंगे क्या, तो बिल्कुल बराबर नहीं है वो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, तो ये एक तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन पर आधारित सवाल माना जा सकता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे निश्चित समाकलों पे आधारित सवाल। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अल्फा और बीटा वह वास्तविक संख्याएं हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब और अल्फा बटे 2 0 से x 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी प्लस बी एक्स कॉस एक्स, इतना समाकलन बस इतना है, इसी के साथ अल्फा बटा 2 है, बी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा, करो। 2 मिनट का समय लेंगे सभी लोग और सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अल्फा बटे 2 0 से x 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बी एक्स कॉस एक्स। पहले तो ये देखो क्या दिमाग में आ रहा है तुम लोगों के, पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनेगी। यहां पर हो रहा है अल्फा बटे 2, इधर लिख देता हूं, पहले साफ सुथरा लिखता हूं क्या ये चीज है, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स बटे में है एक्स क्यूब। जब x 0 की तरफ जाता है, x 0 की तरफ जाता है तो ये 0 से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बटे 0 हो जाएगा, मतलब टेंडिंग टू 0 बटे टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 बटे टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब टेंडिंग टू 0 बटे टेंडिंग टू 0 है तो अपन क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल लगा सकते हैं। अब एल हॉपिटल लगाते कैसे हैं, तो ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाले का अवकलन, इसका अवकलन कर देंगे, इसका कर देंगे, इसका कैसे होता है, इसका होता है लेबनीज से, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अल्फा बटे 2 और इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा बटे 2 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा, बीटा तो बाहर आ जाएगा, एक्स पहले कॉस एक्स को बाहर ले लें,
है ना, और प्लस फिर x बाहर लोगे तो cos x का माइनस साइन x, और बटे में क्या आ गया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। आप जीरो रखो, आप जीरो रखेंगे तो नीचे जीरो बन रहा है, इसका मान 2 आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। नीचे तो जीरो बन रहा है, ऊपर रखेंगे जीरो तो कितना हो रहा है अल्फा बाई 2। देखना ध्यान से, अगर मैं जीरो रखता हूं तो ऊपर आ रहा है अल्फा बाई 2। यहाँ जीरो रखेंगे कॉस जीरो 1 हो जाएगा और साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, बटे में है जीरो। अब नीचे वाली चीज अगर जीरो जा रही है तो ऊपर वाली चीज भी जीरो जानी चाहिए, यानी अल्फा बाई 2 प्लस बीटा ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अल्फा बाई 2 प्लस बीटा ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अल्फा बाई 2 प्लस बीटा ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। अब मान लो ये जीरो है तो फिर अपना फिर से ये जीरो बटा जीरो बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो रखूँ और उस पर ऐसे आ गया, फिर से ये जीरो बटा जीरो बन गया। अब फिर से जीरो बटा जीरो बन गया तो अब क्या करूँ मैं, या तो एक बार और अवकलन करूँ, नीचे x रहेगा, फिर एक बार और अवकलन करूँगा, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 बार अवकलन किया जाए, एक ये रिलेशन अपने पास है, इसको साइड में रहने देते हैं। बाकी ऊपर जो है बेहतर काम किया जा सकता है वो है प्रसार, है ना। तो अपन लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा बाई 2, और इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात माइनस 1 प्लस बीटा गुणा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। अब इसको देखें अपन तो प्रसार करते हैं, तो इसका प्रसार देखो, नीचे एक्स स्क्वायर तो ऊपर एक्स स्क्वायर की घात तक ही काफी होगा, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसा, प्लस बीटा कॉस एक्स का क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, घात 4 वाले की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, साइन एक्स को सीधा x लिख देता हूं मैं, इतने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब वाले की जरूरत ही नहीं है, इसको साइन एक्स बटे एक्स लिख के एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, बटे में है 3x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया अल्फा बटे 2 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, तो 3 बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा, जो मैंने पहले ही बोला था जिसका जीरो होना जरूरी है, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा अपना अल्फा बाई 2 माइनस 3 बीटा बाई 2 एक्स स्क्वायर, और ये लिमिट कितनी होनी चाहिए 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये लिमिट कितनी होनी चाहिए 2। अब ये लिमिट 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटना चाहिए, तो ये चीज हो जाएगी जीरो, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज जीरो हो गई, तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा ये तो जीरो हो गया, और ये कटने के बाद बची हुई चीज आनी चाहिए 2, 3 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2 बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बीटा बाई 2 माइनस 3 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो माइनस 5 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 बाई 5, और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई 5, 8 बाई 5 और माइनस 4 बाई 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 4 बाई 5 0.8। देखो बोलो अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, और अच्छा ये 3 अपन भूल गए यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 6, है ना, क्योंकि ये चीज़ 6 होगी तभी 6 बाई 3 होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 12 बटे 5, और ये हो जाएगा अपना 24 बटे 5, तो ये आ जाएगा 12 बटे 5। ये 3 भी तो लिखना था, 3 लिखना भूल गया था।
एनीवेज, तो द आंसर इज 2.4, द आंसर इज 2.4, द आंसर इज 2.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और अनिश्चित निश्चित समाकलन का सवाल है, करो इसको। एक और निश्चित समाकलन का सवाल है, करो इसको फटाफट से। क्या दिया हुआ है कि यदि अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ये लिखा हुआ है 1/2, 1/2 से 2 tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx है, तो √7 tan 2 अल्फा √7/पाई का मान कितना होगा। करो, अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन कर सकते हो, है ना। अल्फ़ा का मान निकालो, उसका मान निकाल कर यहाँ रखो और बाकी चीज़ें सॉल्व करो। अल्फ़ा का मान निकालो, उसका मान निकाल कर यहाँ रखो और बाकी की चीज़ें सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या करो, सॉल्व करो। ऊपर है tan इनवर्स x, नीचे है cot इनवर्स नहीं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या करें देखो, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। यहां पर मैं अगर इस सवाल में x को रिप्लेस कर दूं 1/t से, तो ये क्या बनेगा, है ना। सीमा क्या बन जाएगी अपनी, ये जो दिया हुआ है व्यंजक, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। और अल्फा इज इक्वल टू, पहले तो x इज इक्वल टू 1/t लिख रहा हूं मैं, तो जब x 1/2 है तो t 2 हो जाएगा, और जब x 2 है तो t 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से लेकर 1/2, है ना। और tan इनवर्स 1/t बटे में कितना आ जाएगा, 2/t स्क्वायर माइनस 3/t और प्लस 2, और dx की जगह क्या आ जाएगा, -1/t स्क्वायर dt, तो यहाँ आ जाएगा -1/t स्क्वायर dt। ये क्या हो जाएगा, अल्फा 2 to 1/2, tan इनवर्स 1/t को लिख सकते हैं अपन cot इनवर्स t, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 3t प्लस 2t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, है ना। और गुणा में कितना है, -1/t स्क्वायर। अब देखो क्या क्या होगा, एक तो ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कट जाएगा, और इस माइनस की वजह से सीमा उल्टी कर देंगे अपन, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 1/2 से 2, ऊपर आ गया कॉट इनवर्स टी, और इसको चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और ये हो जाएगा अपना dt। ठीक है, अब एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों को जोड़ देते हैं अपन, 1 + 2, तो देखो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 से 2, है ना। सीमा दोनों की समान हो गई, हर दोनों का समान। अच्छा तुम बोलोगे सर ये तो टी में है वो एक्स में है, तो अब देखो अगर ऐसा है तो अपन वेरिएबल कभी भी चेंज कर सकते हैं, है ना। सब जगह टी की जगह मैं क्या लिख दूं, एक्स लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये अपना नंबर 2 है, वो नहीं है, ये है अपना नंबर 2। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ऊपर हो जाएगा π/2 और नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, तो ये एक नया सवाल बन गया, ये एक नया सवाल बन गया। 2 अल्फा 1/2 से लेकर 2, ऊपर है π/2 और नीचे है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या करें, इसको कैसे हल करते हैं, क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं या पूर्ण वर्ग बना लो। अगर गुणनखंड वगैरह नहीं करने का मन है
ऐसे सुंदर से गुणनखंड नहीं हो रहे, जैसे बी स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 चौक 16, मतलब इसके तो मूल ही वास्तविक नहीं है, तो गुणनखंड तो होने से रहा। तो अपन क्या कर दें, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं, देखना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इस π/2 को बाहर ले लेता हूँ, 1/2 से 2, ऊपर आ जाएगा dx, नीचे से 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x/2 प्लस 1। ठीक है, इस 2 को और यहाँ भेजो तो 2 अल्फा π/4 हो गया ये। x², और इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 2 गुणा x गुणा 3/4, और 3/4 का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा π/4 1/2 से 2 dx अपॉन, नीचे आ जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है 1 माइनस 9/16, यानी कि 7/16, यानी कि √7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उधर उसको भेज दें अपन, तो ये हो जाएगा 8 अल्फा अपॉन पाई इज इक्वल टू 1/2 से 2, और एक बार फिर से लिख देता हूँ, dx अपॉन x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a² प्लस x², तो ये क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, और इस पे सीमा कहाँ से कहाँ तक लगानी है अपन को, 1/2 से लेकर 2 तक, और ये है अपना 8 अल्फा अपॉन पाई के तुल्य, 8 अल्फा अपॉन पाई। ये 4/7, ये √7/4, ऐसा का ऐसा गुणा कर दो इधर, और इसमें पहले 2 लिख दे अपन, तो 2 लिख देंगे तो कितना, अच्छा इसको चलो लिख देते हैं ऐसा ही, tan इनवर्स 2 माइनस 3/4, तो 4 दूनी 8, 5/4 अपॉन √7/4 माइनस 1/2 रखोगे तो माइनस 1/4 अपॉन √7/4। तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 5/√7 माइनस बाहर आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/√7, और इधर कितना हो गया, ये हो गया अपना 2√7 अल्फा बाई पाई। अब यहां पर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दें क्या, बोलो, हमको चाहिए क्या था, वहां चलते हैं वापस से। हमको चाहिए था 2 अल्फा √7 बाई पाई का 10, तो ये 2 अल्फा √7, दोनों तरफ 10 ले लें, तो ये हो जाएगा 2√7 अल्फा बाई पाई, यही चाहिए था अपन को, 2√7 अल्फा बाई पाई। दोनों तरफ 10 लोगे तो tan ऑफ पहले का प्लस tan ऑफ दूसरे का अपॉन 1 माइनस दोनों का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, tan 2√7 अल्फा बाई पाई, ये कितना हो जाएगा 6/√7, 6/√7 डिवाइडेड बाई 2/7, 6/√7 2/7 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6/√7, ऊपर बचेगा 3√7। ठीक है, 6 ये कट जाएगा, 6/√7 7/2। तो चाहिए क्या हम लोगों को, इसमें गुणा करना है अपन को √7 से, इसमें गुणा करना है √7 से, इस पूरी चीज में ये जो मान आया है अपना 2√7 अल्फा बाई पाई, इसमें √7 से गुणा करना है, तो इसका मान कितना था 3√7, और इसमें √7 से गुणा कर दोगे तो 7 हो जाएगा 21, उत्तर हो जाएगा 21। ठीक है, द आंसर विल बी 21। बढ़े आगे,
बोलो क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। निश्चित समाकलन पर ही आधारित एक और सवाल है। अब ये बढ़िया शानदार सवाल है, करो इसको शांति से, तसल्ली से, ध्यान से करोगे तो अच्छा लगेगा। समय दो, थोड़ा सा सोचो इस सवाल के बारे में, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या लिखा जाए, क्या छोड़ा जाए, बोलो। माना कि एक फलन जो है f वो 1 से लेकर अनंत से r यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। और ये किस तरह से परिभाषित है कि एफ टी इज इक्वल टू होता है -1 गुणा 2, ठीक है, या 2 गुणा -1 अगर t का मान एक क्या होती है, विषम संख्या होती है ना, जैसे 1 3 5 7, तो ऐसा रख देंगे हम लोग, है ना। जब n प्राकृत संख्या है, t अगर ऐसा है तो f ऑफ t ऐसा होगा, ठीक है। अगर जैसे t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 1 है, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, n कितना रखना हुआ, 1 के लिए 1 रखना हुआ, यहाँ 1 रखो। अभी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, हल्का फुल्का तो मैं बता रहा हूँ। और t का मान जैसे 1 से लेकर 3 के बीच में है, तो ऐसा f ऑफ t हो जाता है, ठीक है, ऐसा f ऑफ t हो जाता है। अब इसके द्वारा परिभाषित है gx क्या है, 1 से लेकर x f ऑफ t dt है, x 1 से अनंत परिभाषित है। माना अल्फा अंतराल 1 से लेकर 8 में समीकरण के हलों की संख्या को दर्शाता है और बीटा इस चीज को दर्शाता है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, करो। शांति से, तसल्ली से इस सवाल को करो, शांति से, तसल्ली से इस सवाल को करो। समीकरण gx इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू 0 के हलों की संख्या है, gx इज इक्वल टू 0 के हलों की संख्या है, हलों की संख्या है। करें, बोलो, बताएं। बड़ा शानदार सवाल है, ध्यान से सुनना, है ना। अब t के क्या क्या मान संभव है, पहले उनको समझते हैं, बाकी सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बाकी सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एक एक करके बेसिक। और t क्या है, 2n-1 है, मतलब n के मान से अपन चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ स्मॉल n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 लूँगा तो t कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में 2 गुणा 1 माइनस 1। भैया ये सवाल समझना ही अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, तो इसको थोड़ा सा तसल्ली से लेना, है ना। ये पहले वाले में क्या होगा, ये पहले इधर देखूंगा और साइड में इधर ये वाली चीज लिखूंगा, n बिलोंगिंग टू, जब n 1 है तो t अपन को दिया हुआ था 2n-1 से लेकर 2n+1, है ना, 2n-1 से लेकर 2n+1। तो इस स्थिति में t कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 3 तक होगा, है ना। पहले सबसे पहले ये दो केस समझते हैं, सबसे पहले सबसे सिंपल दो केस समझते हैं, ठीक है। इस स्थिति में जब t n-1 होता है तो f ऑफ t क्या दिया हुआ है हम लोगों को, f ऑफ t दिया हुआ है -1n+1 गुणा 2, -1n+1 गुणा 2, है ना। अब n इज इक्वल टू 1 है,
तो n इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1 गुणा 2, यानी कि हो जाएगा 2। तो सबसे सिंपल चीज सबसे पहली हमें क्या मिली, जब n इज इक्वल टू 1 या t इज इक्वल टू 1 है, जब t इज इक्वल टू 1 है तो f ऑफ t 2 होता है। इस बात को अगले पेज पे मैं लिखते जाता हूँ, है ना। सबसे पहले जब t इज इक्वल टू 1 है तो f ऑफ t 2 होता है, ठीक है। फिर से पीछे आता हूँ, अब इधर वाले को देखें, जब t 1 से 3 है, चलो एक और इधर का देख लेता हूं मैं पहले, है ना। तो n इज इक्वल टू अगर मैं 2 रखूंगा तो t कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और इस स्थिति में f ऑफ t कितना होगा, f ऑफ t होगा माइनस 1 की घात कितना, 2, 2 प्लस 1 गुणा 2, यानी माइनस 1 की घात 3 गुणा 2 माइनस 2। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, t इज इक्वल टू 5 होगा और इस बार f ऑफ t फिर से 2 बन जाएगा। जब n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो t इज इक्वल टू 7 होगा और f ऑफ t इस बार फिर से माइनस 2 बन जाएगा। जब n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो t इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और f ऑफ t फिर से 2 बन जाएगा। ये तो एकांतर क्रम में चलती रहेंगी चीजें, अल्टरनेट चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाता हूँ, या चाहो तो इसको लिख के आ जाते हैं, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 2 3 4, 2 तो होगा, 2 होगा नहीं ना, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, विषम संख्याओं में चल रहा है t, तो t 1 है, फिर सीधा t जो है वो t 3 हो गया था, फिर t 5 हो गया था, t 7 हो गया था, t 9 हो गया था, और इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चल रहे थे। f ऑफ t माइनस 2, f ऑफ t 2, f ऑफ t माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं वापस से, अगर ऐसा है, अब यहाँ t देखो, अगर t 3 से 5 में रहता है, जब n इज इक्वल टू 1 रखते हैं अपन, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो इस पूरे में भी n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो n इज इक्वल टू 1 रखता हूं मैं यहाँ पर, है ना। तो f ऑफ t क्या बनेगा, ध्यान से देखना। फिर से पीछे आते हैं, n इज इक्वल टू 1 यहाँ रखूं मैं तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3 माइनस t बटे 2, गुणा f ऑफ 2n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1 रखा है तो 1 रखा है तो ये f ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस n इज इक्वल टू 1 रखना है, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 दूना 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया t माइनस 1/2, और यहां कितना आ जाएगा f ऑफ 3। ये कब है, जब t का मान 3 से लेके 5 के बीच में है, जब t का 1 से लेकर 3 के बीच में है, n इज इक्वल टू 1 रखा। अब n इज इक्वल टू 1 रखा तो ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है। अब मुझे ये पता है क्या कि ये कितना होगा, तो देखो यहां से मैं जानता हूं कि f ऑफ t जब t 1 है तो 2 आ रहा है। इसके आगे भी अपन देख के आ जाए, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ कि f ऑफ 1 2 है, f ऑफ 3 माइनस 2 है, फिर f ऑफ 5 फिर से प्लस 2 है, और f ऑफ 7 फिर से माइनस 2 है। बस यही मतलब हुआ इसका, तो है ना। आगे अगर मैं लिखना चाहूँ तो और भी लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा अपना, t इज इक्वल टू 9 लेंगे तो f ऑफ t फिर से प्लस 2 हो जाएगा, और इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि f ऑफ 9 जो है वो फिर से प्लस 2 है। ये अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, मतलब f ऑफ 1 2 है और f ऑफ 3 माइनस 2 है। f ऑफ 1 2 है तो ये हो जाएगा अपना 2 प्लस t माइनस 1/2, और f ऑफ 3 माइनस 2 है ना। तो ये कितना बन गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 माइनस टी प्लस t माइनस 1 के साथ माइनस ऑफ t माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस 2t, ठीक है।
अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो 2n-1 है और यहाँ 2n+1 है, जब अपन ने n इज इक्वल टू 1 रखा तो ये बना 1, ये बना 3, 1 3 मतलब यहां से देखोगे तो 1 और 3, 2 और -2 हुआ। अगले में जब मैं n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो वो 3 और 5 बनेगा, तो वो -2 और 2 होगा, मतलब पहले वाले में माइनस आ जाएगा, दूसरे वाले में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या बनने वाला है, जैसे कि ये अपना हो गया n इज इक्वल टू 1 के लिए, जब t 1 से लेकर 3 है, t 1 से लेकर 3 है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में एक और चीज कि t जब 1 से लेकर 3 है तो f ऑफ t कितना आ गया, 4 - 2t आ गया। क्या इसी तरह से तुम मुझे ये बता सकते हो कि 3 से 5 में क्या होगा और 5 से 7 में क्या होगा और 7 से 9 में क्या होगा? दैट्स इट। इसके आगे पीछे की अपन को चिंता नहीं करनी है क्योंकि अल्टीमेटली 1 से 8 में ही रहना है। तो 3 से 5 वाला समझते हैं अपन। 3 से 5 कब आएगा, जब n इज इक्वल टू अपन कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। जैसे ही मैं n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5 - 3 t/2। अगले पेज पे लिखूं क्या, जब n इज इक्वल टू 2 रख रहा हूं मैं तो ये हो जाएगा t अपना 3 से लेकर 5। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में भी निपटा सकते हैं अपन। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो वो हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, 5 - t/2। यहाँ 3 था तो 5 आ रहा है। ये देख लो, ये जो इसकी जो ऊपरी सीमा होती है वो पहले आती है, निम्न सीमा बाद में आती है। ऊपरी सीमा पहले आएगी, निम्न सीमा बाद में आएगी। इस बार पहले ये था तो यहाँ माइनस आएगा और प्लस यहाँ क्या आएगा, t - 3/2 और +2। अब तुम डायरेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। वो कितना हो जाएगा, t - 5 और ये कितना हो जाएगा, t - 3, तो ये हो जाएगा 2t - 8, यानी कि यहाँ पे आ गया 2t - 8। ठीक है, चलो फिर पीछे आते हैं। अब जैसे n इज इक्वल टू 3 रखूंगा मैं तो t कहां से कहां तक हो जाएगा, 5 से लेकर 7 तक हो जाएगा। इसमें f ऑफ t क्या होगा, ये ऊपर वाला आगे रख दो, 7 - t/2, पहले प्लस कर दो, नीचे वाला बाद में रख दो, बाद में माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 7 - t और ये हो जाएगा -t + 5, तो 12 - 2t कितना आ गया, 12 - 2t। ठीक है, 5 दूनी 10 2, 5 दूनी 10 2। ठीक है, अब लास्ट वाला एक और देख लेते हैं अपन। वैसे ऐसा होना चाहिए कि इसमें 7 रखने पे जो आए इसमें भी 7 रखने पे वही आए, क्योंकि ऊपर ऐसी व्यवस्था बैठ रही है। इसमें 7 रखने पे -2 आ रहा है, तो ये ऐसा कुछ होगा 4 8 12 16, 2t 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 2t। इधर वाली चीजें आ ही चुकी है, मतलब अपने पास पूरा फलन तैयार है कि 1 3 5 7 9 पे क्या होने वाला है और उसके बीच में क्या होने वाला है। तो क्या मैं अब ग्राफ बना सकता हूं, और चाहो तो इसके पीछे की चीजें भी अब देख सकते हो तुम। हालांकि n प्राकृत संख्या है तो 1 से ही चालू करना पड़ेगा, उसके पीछे जाने का कोई पॉइंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या होगा, 1 पे फलन का मान है 2, यहां मान लेते हैं 2, क्योंकि ये 2 पर ही चल रही है सारी चीज़ें। 2 और -2 भी जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही ले लेना चाहिए अपन को। है ना, डैश्ड लाइन, एक यहाँ इसको 2 बोल देते हैं और इसका एक डुप्लीकेट मार के उसको यहाँ -2 पे रख देते हैं, है ना। अब देखो कैसी कैसी चीजें हो रही है।
1 पर एग्जैक्टली 2 आ रहा है, 1 पर एग्जैक्टली 2 आ रहा। फिर 1 से 3 के बीच में एक ऋणात्मक ढाल की रेखा है, इसमें 1 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 3 रख रहे हैं तो -2 आ रहा है, मतलब और 2 रखने पे 0 आ रहा है। तो ये रेखा कैसी होगी, ये डिलीट टेस्ट, ये 3 पे -2 आएगा, फिर वापस से इधर ऊपर बढ़ेंगे चीजें, फिर इधर आएंगे, फिर इधर जाएगी, ये चलने वाला है काम, सारी व्यवस्था बैठ रही है। तो ये जो ग्राफ हो गया अपना, ये ग्राफ हो गया एफ ऑफ टी का। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया एफ ऑफ टी का बोल दो या एफ ऑफ एक्स का बोल दो, जिसका मन है उसका बोल दो। ठीक है, पीछे आते हैं फिर से, बहुत देर के बाद हम लोग कुछ करने की स्थिति में आए हैं। ठीक है, अब देखो जी एक्स जो है वो किस तरह से परिभाषित है, जी एक्स इज इक्वल टू है 1 से लेकर एक्स एफ टी डी टी, मतलब जी डैश एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, है ना, 1 से लेकर अनंत में परिभाषित है। ठीक है, जो एफ एक्स फलन है वही जी डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या है कि अल्फा अंतराल 1 से 8 में जी एक्स इज इक्वल टू 0 के हलों की संख्या है। किसके हलों की संख्या है, जी एक्स इज इक्वल टू 0 के हलों की संख्या। अब मुझे पता हो कि अगर तुम्हें जी एक्स का अवकलन पता है, अगर तुम्हें जी एक्स का अवकलन पता है, जी एक्स का अवकलन पता है, तो क्या तुम जी एक्स के जीरोस पता सकते हो कितने होंगे। तुम्हें पता है कि जी डैश एक्स का ग्राफ कैसा है, उस जी डैश एक्स के ग्राफ से क्या तुम जी एक्स के बारे में बातें कर सकते हो क्या, जी डैश एक्स के ग्राफ से जी एक्स के ग्राफ के बारे में बातें कर सकते हो क्या। यहाँ से ये जी एक्स आ गया, इसका समाकलन करेंगे तो फिर से वही चीज़ मिल जाएगी हम लोगों को, है ना। ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं कि जी ऑफ 1 कितना होगा, 1 से लेकर 1 0 हो जाएगा, है ना, और जी एक्स क्या होगा, इसका समाकलन प्लस सी, ऐसी कुछ कुछ बातें की जा सकती है ना। हमको ये देखना है कि ये शून्य कब कब हो रहा है, हमको ये देखना है कि ये शून्य कब कब हो रहा है। हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है, एक तरह से देखा जाए तो ये जी डैश एक्स का ग्राफ है ना, जो एफ एक्स का ग्राफ है वही जी डैश एक्स का ग्राफ है। तो अब जी डैश एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है तो क्या हम अलग अलग अंतराल में जी एक्स पता कर सकते हैं क्या, क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैं समाकलन कर दूं, है ना, यहाँ पर मैं समाकलन कर दूं, जी ऑफ 1 1 है अपने पास, ये बात याद रखना, जी ऑफ 1 1 है, जी ऑफ 1 0 है, सॉरी, जी एक्स है अपना 1 से लेकर x एफ ऑफ टी डी टी। चलो एक दूसरे तरीके से तुमको समझाता हूं मैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जी एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब इस समाकलन का मान जब x से चालू कर रहे हैं, जब x से चालू कर रहे हैं, जब x से 1 से चालू कर रहे हैं और x तक जा रहे हैं, तो इसका समाकलन कब कब शून्य होगा। तो मुझे बताओ ये समाकलन शून्य कब कब होता है। यहां से तुमने चालू किया, अगर 2 तक आओगे तो ये समाकलन किसको बताएगा, इस क्षेत्रफल को बताएगा। जैसे ही 3 तक पहुंचोगे, क्या तुम सेफली ये बात बोल सकते हो क्या कि 1 से 3 तक अगर मैं समाकलन करूंगा तो इस समाकलन का मान शून्य हो जाएगा, अर्थात जो अपना gx है, g3 है, वो 0 हो जाएगा। ये gx है, g3 1 से 3, 1 से 3 तक का समाकलन शून्य हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर मैं g5 लूं तो g5 में क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक का समाकलन करोगे, 1 से लेकर 5 तक का समाकलन, ये 1 है, ये 2 3,
फिर जितना नीचे है उतना ऊपर आ गया, तो 1 से लेकर 5 तक का समाकलन भी शून्य हो गया। फिर इसी तरह से G7, 1 से लेकर 7 तक अगर मैं समाकलन करूंगा, 1 से लेकर 7 तक समाकलन करूंगा, तो फिर ये कम होगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x = 3 पर, 5 पर और 7 पर g ऑफ x 0 हो जाता है। तो 1 से लेकर 8 के बीच में 3, 5 और 7 ऐसी संख्याएं, आगे 9 भी आता, लेकिन 9 की अपन को जरूरत नहीं है। अपन को कितनी चीजों की जरूरत है, अपन को 1 से 8 में ही चाहिए था। तो 1 से 8 में इस समीकरण के हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि g ऑफ x = 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, x = 3 पर, 5 पर और 7 पर। और बीटा ये है, बीटा क्या कहता है, बीटा कहता है कि इसकी सीमा ये है। अब g ऑफ 1 हम लोग देखें तो शून्य आ रहा है, g ऑफ 1 शून्य आ रहा है, 1 से 1 है ना। ऊपर वाली चीज 0 जा रही, नीचे वाली चीज 0 जा रही, तो एल हॉस्पिटल लगा दे, तो ऊपर हो जाएगा अपना बीटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस g'(x/1), तो ये हो जाएगा g'(1). अब g'(1) क्या होगा, तो यहां से देखोगे तो g'(x) = क्या होता है, g'(x) = fx होता है, तो g'(1) = f1 होगा। और f1 कितना है, f1 हम लोग निकाल चुके हैं, यहां से भी देख सकते हो या यहां से भी देख सकते हो, f ऑफ 1 है 2, f ऑफ 1 है 2, तो ये चीज हो जाएगी 2, यानी बीटा हो गया 2 और अल्फा हो गया 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5, तो उत्तर हो जाएगा 5। आया मजा, बड़ा ही शानदार और शानदार सवाल था, बड़ा ही शानदार, जानदार, दमदार सवाल था। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर कुछ और चीजें देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। ये अपना ही सवाल, ये भी यही सवाल, ये सवाल आ गया, ये एक पैराग्राफ है ना। ऊपर क्या दिया हुआ है कि एक फलन 0 से π/2 से 0 से 1 में वह फलन है जो इसके द्वारा परिभाषित किया गया है, और g एक दूसरा फलन है जो 0 से π/2 से 0 से अनंत में है जो इसके द्वारा परिभाषित किया गया। ठीक है, इस पैराग्राफ 2 पर आधारित, ये इस पैराग्राफ 2 क्यों लिखा हुआ पता नहीं, इस पैराग्राफ पर आधारित 2 प्रश्न है और नीचे दिया गया प्रश्न उनमें से एक है, तो करो। दो गुणा 0 से π/2 सवाल नंबर है ये ना, 4.2 नहीं है। 2 गुणा 0 से π/2 fx गुणा dx, fx गुणा gx dx माइनस 0 से π/2 gx dx का मान क्या होगा। सबसे पहला सवाल क्या है अपना, 2 गुणा 0 से π/2 fx gx dx माइनस 0 से π/2 gx dx। f है 0 से π/2 से 0 से 1 जो fx द्वारा fx = sin² x द्वारा परिभाषित है, और दूसरा है g 0 से π/2 से 0 से अनंत जो gx = √πx/2 माइनस x² द्वारा परिभाषित है। करो इस सवाल को। हो ला 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 हे हा 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 हे करें। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली होगी, और अब हम लोग समझते हैं आगे की चीजें। fx = यहां लिख देता हूं sin² x, ठीक है, और gx कितना है,
अंडर रूट पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा पहले इतने पार्ट को ही समझते हैं, बस इतने पार्ट को हल करता हूँ मैं, उधर वाले को छोड़ देता हूँ और इस 2 को भी छोड़ दो, बस इतनी चीज़ को हल करते हैं। किस चीज़ को मैं हल कर रहा हूँ? इसको, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट के अंदर अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। अब क्या करें, x को रिप्लेस कर दे अपन पाई बाई टू माइनस एक्स से, तो ये कितना हो जाएगा? 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये x बन जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स पहला वाला, और ये बन जाएगा अपना फिर से x। ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम हो गई, दोनों को जोड़ दो, 2i 0 से पाई बाई टू, और ये कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स गुणा एक्स। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 से पाई बाई टू, और यहाँ अंदर आ गया अपना पाई बाई टू, वापस से अंदर गुणा कर दूं क्या? तो पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये है 2i। इस चीज को मैंने i बोला था, तो ये 2i का मान आ गया, और ये ध्यान से देखोगे तो ये तो gx ही लिखा हुआ है, तो 2i इज इक्वल टू लिखा हुआ है अपना 0 से पाई बाई टू gx dx। तो ये क्या बन गया? 2i माइनस 0 से पाई बाई टू gx dx, ये कितना हो गया? 0 हो गया। और यही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है, 2i माइनस 0 से पाई बाई टू, ये क्या चीज़ लिखी हुई है? 2i माइनस 0 से पाई बाई टू gx dx विच इज इक्वल टू 0। मतलब पहला पार्ट तो बड़ी आसानी से निपटा दिया हमने। आगे बढ़ाते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं। 0 से पाई बाई टू, अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। एफ एक्स गुणा जी एक्स का मान अभी अभी अपन ने निकाला है, 0 से पाई बाई टू, और अंडर रूट के अंदर कितना था ये? यही था ना, एफ एक्स गुणा जी एक्स। ये पूरा हल करते करते इसका मान आएगा 1/2, 1/2 0 से पाई बाई टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 आएगा यहाँ पर। पहले तो 1/2 अंडर रूट पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8/पाई³ तो हो ही गया, 0 से पाई बाई टू। अब इसको कैसे हल करें? तो यहाँ बनाना पड़ेगा अपन को पूर्ण वर्ग, यहाँ बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी, पूरी नहीं करूँगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स बाई टू, है ना। चलो एक स्टेप ये लिख देता हूँ, कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं उस चीज़ पर थोड़ा सा काम कर ले रहे हैं अपन। पाई³ 0 से पाई बाई टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा पाई बाई 4, ठीक है। अब पाई बाई 4 का स्क्वायर जोड़ दो और पाई बाई 4 का स्क्वायर घटा दो, कितना हो जाएगा? 8/पाई³, 0 से पाई बाई टू, ये कितना हो जाएगा? इसको इधर भेज दो, पाई बाई 4 का स्क्वायर पहले आ जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये कैसी चीज़ बन गई? 8/पाई³, 0 से पाई बाई टू, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या? बोलो, क्या इसके आगे कर लोगे? अब इसके आगे मैं तुम्हें छोड़ता हूँ कि कैसे करेंगे इसको, और इसका उत्तर तुम्हें अगली क्लास में बताना है, कमेंट में भी बताना है और अगली क्लास में भी बताना है। ये इसलिए मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे पता तो चले कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं, कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल 6 नंबर सवाल है ना, 4, 5, 6 नंबर। एक अनिश्चित समाकलन का किया था, फिर 6 निश्चित समाकलन, 6ठा निश्चित समाकलन का कर रहे हैं। बढ़िया है, अच्छा है ना। 10-12 सवाल हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। करो, क्या दिया हुआ है? माना कि फलन f 0 से 1 से लेकर r में इस तरह से परिभाषित है कि f(x) = √n। यदि x कहाँ से कहाँ तक है? बंद अंतराल 1/n+1 से खुला अंतराल 1/n तक है, जहाँ n प्राकृत संख्या है। माना कि फलन g 0 से 1 से लेकर r इस प्रकार परिभाषित है कि सभी x बिलोंगिंग टू 0 से 1 के लिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से x √1 - t/t dt इज लेस देन gx एंड दैट इज लेस देन 2√x है। तब लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) गुणा gx कितना होगा? और ऑप्शन से इसका अस्तित्व नहीं है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर है और 3 के बराबर है। ठीक है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर है और 3 के बराबर है। करो अब इस सवाल को, करो करो भैया, जल्दी जल्दी करो, करो 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 करो। कैसे किया जाए? x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0। क्या दिया हुआ? x टेंडिंग टू 0। टू रूट एक्स रूट एन f(x) गुणा gx। यदि x 1/n+1 से लेकर 1/n है, 1/, जहां n जो है वो है प्राकृत संख्या है। लिमिट x टेंडिंग टू 0। करें? रेडी? तो देखो, यहां पर हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। gx हमको दिया हुआ नहीं है, fx हमको दिया हुआ है ना। gx हमको दिया हुआ नहीं है, gx के बारे में बात कह दी गई है, और fx हमको दिया हुआ है ना। अगर मैं पूरी समीकरण में इसमें इस पूरी समीकरण में fx से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? fx गुणा x स्क्वायर से x तक इस समाकलन का मान है ना, ये लेस देन हो जाएगा fx गुणा gx से, और ये लेस देन हो जाएगा 2√x गुणा fx से। क्योंकि fx धनात्मक मान देगा, √n है और n भी धनात्मक है, तो ऐसे धनात्मक संख्या से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह नहीं बदलता। मतलब अपन अगर पहले इस समाकलन का मान ज्ञात कर लें तो अपनी थोड़ी सी चीजें आसान होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि fx का मान तो √n है, वो अपन लाके कभी भी रख सकते हैं, है ना। तो इस समाकलन का मान मैं ज्ञात करने के लिए इधर आ जाता हूं, एक्स स्क्वायर से x √1 - t/t dt। कैसे ज्ञात करें इसका मान? बोलो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं,
t इज इक्वल टू अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बाद में लिमिट बाद में देखेंगे, पहले जो चीज़ है उसको कर लेते हैं, लिमिट बाद में लेकर आ जाएंगे, है ना, फिर से टी में कन्वर्ट करके। लिमिट को छोड़ते हैं, या अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस बटे साइन, अंडर रूट हटा के कॉट थीटा, या एक कॉस एक साइन, कॉस बटे साइन आएगा, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा अपना साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा साइन का अवकलन कॉस, कॉस का समाकलन साइन। अब यहाँ पर अभी तक अपना निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन चल रहा था, सीमा जो है वो किसकी थी, टी की थी, लेकिन अपन ने थीटा में रखा हुआ। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से ऐसा कुछ लिख लेता हूँ शुरू में ही, कि माना थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट टी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टी हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी हो जाएगा, है ना। तो अगर t इज इक्वल टू मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, तो सीमा क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा तो ये हो जाएगी x, यानी कि साइन x, और t इज साइन इनवर्स x, ऐसा हो जाएगा। या एक काम करते हैं ना, साइन 2 थीटा आ गया अपना, अब साइन 2 थीटा पर लिमिट रखने जाएंगे तो 2 थीटा कॉस थीटा लाना पड़ेगा, चलो ले ही आते हैं। मैं सोच रहा था कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री की कम हो, इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं, है ना। और ये सीमा अगर डालना चाहो तो डाल दो, नहीं तो इसको भी अपन जो है थीटा की जगह क्या लिख दे, थीटा की जगह लिख दे साइन इनवर्स टी, और साइन थीटा की जगह लिख दें रूट टी। अब साइन थीटा अगर रूट टी है, धनात्मक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा अपना अंडर रूट 1 माइनस टी, और पूरा टी में आ गया है, तो लिमिट भी अब टी पे लगा दो, एक्स स्क्वायर से एक्स, यानी कि समाकलन क्या बन जाएगा अपना, आई इज इक्वल टू, फिर से लिख दूं क्या पूरा, साइन इनवर्स रूट टी प्लस रूट टी गुणा रूट 1 माइनस टी, प्लस रूट टी गुणा रूट 1 माइनस टी, एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स। अब एक बार x लिखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स गुणा रूट 1 माइनस एक्स, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स लिखेंगे तो ये x बन जाएगा, और प्लस रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला समाकलन आया जो कि क्या था, ये था, इसका समाकलन उतना बड़ा आया। अब इसमें अपन को किससे गुणा करना है, fx से गुणा करना है। अब ये fx क्या चीज़ है, fx को थोड़ा सा समझते हैं कि जब x 0 की तरफ जाएगा तो ये fx किस तरफ जाएगा, इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं। ये चीज़ अपन ने करके लिख ली है अभी। अब ये बताओ मुझे, fx इज इक्वल टू रूट n होता है जब x कहाँ से कहाँ तक हो, 1/n+1 से लेकर 1/n तक होता है, 1/n+1 से लेकर 1/n तक होता है, ठीक है। अब अगर x 0 की तरफ जा रहा है, अगर x 0 की तरफ जा रहा है
तो ये कितना होगा, इसका मान कितना होगा? अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो इसका मान कितना होगा? अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो इसका मान कितना होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं अपन। x 1/n+1 से लेकर, या मैं लिखता हूं इसको, ये क्या होगा, fx इज इक्वल टू क्या होगा? जैसे n इज इक्वल टू मैंने 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 से लेकर 1 तक कितना हो जाएगा, 1। फिर 2 रखा तो ये हो जाएगा 1/3 से 1/2 तक कितना हो जाएगा, √2। फिर 1/4 से लेकर 1/3 तक √3। समझ रहे हो बात को? ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन कि 1/5 से लेकर 1/4, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इधर वाली संख्या छोटी होती जाएगी। ये चीज 0 कब होगी, जब n अनंत की तरफ जाएगा। जब n अनंत की तरफ जाएगा तो इधर वाली चीज क्या होती जा रही है, देखो एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं तुमको कि ये वाला जो मान है उसी का व्युत्क्रम का स्क्वायर रूट यहाँ लिखा हुआ है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ये वाला मान अपना कम होता जाएगा, है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जब x 0 की तरफ जाएगा तो fx का मान एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 1/√x के तुल्य हो जाएगा। आगे जाते जाएं अपन, छोटा करता जाऊं, मैं इसको छोटा करता जाऊं, है ना? जैसे ही x का मान, जैसे अगला क्या आएगा अपना 1/6 से 1/5, तो वो √5 हो जाएगा। ये जो ये वाली लिमिट है इसके व्युत्क्रम का अंडर रूट लिखा हुआ है, ये वाली जो लिमिट है इसके व्युत्क्रम का अंडर रूट, इसके व्युत्क्रम का अंडर रूट, इसके व्युत्क्रम का अंडर रूट। तो जब x 0 की तरफ जा रहा है तो fx एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो भी आपका x का मान है लगभग इतना पास में आ जाएंगे वो। ये छोटी छोटी चीजें होते होते क्या होगा, मान लो मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ 1/10,001, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख, 1,00,001। और यहाँ मैंने लिखा 1,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये कितना होगा, अंडर रूट में 1,00,000। जितना छोटा अपन करते जाएंगे उसके व्युत्क्रम का अंडर रूट यहाँ पे होता जाएगा। जैसे जैसे ये चीजें भी पास में आ जाएंगी, जैसे ही अपन x 0 की तरफ जाएगा ये चीजें लगभग पास में आने लग जाएंगी अपनी, है ना? ये चीजें लगभग पास में आने लग जाएंगी। तो ये कहना सेफ है कि जब x 0 की तरफ जाता है तो fx 1/√x की तरफ चला जाता है। जब x और छोटा होता जाएगा, ये x ही है, ये x ही है, x जब इस अंतराल में है तो ये ऐसा हो रहा है। अब तुम x को एकदम 0 की तरफ भेज दो, मतलब नीचे वाली चीज को और बढ़ाते जाओ, तो ये इसके व्युत्क्रम के अंडर रूट के बराबर ही हो जाएगा। अरे इसका अंडर रूट ले लो, इसका अंडर रूट ले लो, बात तो एक ही है ना? ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि जो भी x का मान है बस लगभग वो उसके व्युत्क्रम के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को अभी तक क्या क्या चीजें पता चल गई है, अपन को ये पता चल गया कि इस समाकलन का मान क्या होगा, fx का मान क्या रखना है और इधर क्या मान रखना है। तो अब पहले इधर वाला पूरा समाकलन, इस गुणा को पता कर लेते हैं, ये क्या होगा, इस गुणा को पता कर लेते हैं, ये क्या होगा, और फिर उसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगा देंगे। ठीक है, तो पहला वाला गुणा मैं बताता हूं तुमको, जो fx गुणा x स्क्वायर से x तक अंडर रूट 1 - t/t dt था, ये कितना हो जाएगा, fx हो गया 1/√x, और ये कितना आ रहा था अपना साइन इनवर्स √x प्लस √x गुणा 1 - x और माइनस साइन इनवर्स x प्लस x गुणा अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। ये चीज हो गई, और इसमें मैं लगाना चाहता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे, है ना, अब इस √x को सबके साथ भेजता हूं मैं, तो ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स √x/√x, यहाँ √x से √x कर जाएगा, ये आ जाएगा 1 - x, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x/√x,
और यहाँ एक से एक कट जाएगा तो माइनस रूट एक्स गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1। यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखोगे तो अपन क्या कर सकते हैं, एक रूट एक्स से गुणा कर दो, एक रूट एक्स से भाग दे दो, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो गया, ये 1 हो जाता। और चूंकि बाहर रूट एक्स है तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी और ये चीज भी 0 हो जाएगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। इसका उत्तर आ जाएगा 2। यानी कि लेफ्ट साइड वाली जो सीमा है, ये जो सीमा है, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ज्ञात करते हैं अपन, जब इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ज्ञात करते हैं तो ये चीज 2 आ जाती है, ये चीज 2 आ जाती है। और इसी तरह से इसको भी देख लें कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये कितना होगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 रूट एक्स, और जब x 0 की तरफ जाता है तो एफ एक्स कितना बन जाता है, 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये भी 2 हो गया। तो इधर वाली चीज भी 2 है। तो जब इससे छोटी सीमा 2 है, जब इससे बड़ी सीमा 2 है, तो ये सीमा भी किसके तुल्य हो जाएगी, 2 के तुल्य हो जाएगी। ये सीमा भी किसके तुल्य हो जाएगी, 2 के तुल्य हो जाएगी। बड़ा शानदार सवाल था, बड़ा अच्छा लगा होगा जिन लोगों ने इसको किया होगा, है ना, बहुत प्यारा सवाल था। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की तरफ फटाफट से शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कितने 1, 7 पढ़ो सवाल को। माना कि x बिलोंगिंग टू r के लिए tan इनवर्स x जो है वो -π/2 से π/2 में रहता है। ठीक है भैया, तब फलन f जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, जो f(x) इज इक्वल टू 0 से लेकर x tan इनवर्स x e की घात t माइनस कॉस t बटे 1 प्लस t की घात ध्वजा 23 dt से परिभाषित है, का न्यूनतम मान कितना होगा। करो अब ये सवाल, करो भैया, इस सवाल को करो फटाफट से। tan इनवर्स x -π/2 से π/2 है, तब इस फलन जो कि यहाँ से यहाँ तक परिभाषित है का न्यूनतम मान कितना होगा। इस फलन को अपन थोड़ी देर के लिए f(x) मान लेते हैं, और हम जानते हैं कि न्यूनतम मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए f'(x) निकालना होता है, और इसका f'(x) लेबनीज से आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ माइनस रखूँ तो कुछ सिंप्लीफाई हो पाएंगी क्या चीज़ें, नहीं हो पाएंगी, डायरेक्ट ही रखना पड़ेगा। ये ऊपर वाली चीज़ रख दी अपन ने, x tan इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ x tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस x tan इनवर्स x की घात 2023, और फिर इसका अवकलन हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, और -0 तो सारा 0 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें आ गई हैं, एक बार ध्यान से देख लो। और tan इनवर्स x का मान जो है वो -π/2 से π/2 में रहने वाला, tan इनवर्स x का मान -π/2 से π/2 में रहने वाला, ठीक है। अब समझते हैं चीज़ें आगे की। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ये e की घात में तो कुछ भी लिखा हुआ हो, बड़ा बड़ा सा या कुछ भी, ये तो हमेशा धनात्मक ही होता है। मतलब चिंता हमको एक तो इस पार्ट की करनी है और एक इस पार्ट की करनी है कि ये कैसे होंगे, ये कब धनात्मक होंगे, ये कब ऋणात्मक होंगे, ये कब धनात्मक होंगे, ये कब ऋणात्मक होंगे, है ना। तो इसके लिए 2 केस बनाते हैं। पहला केस बनाते हैं अपन जब x 0 से π/2 रखते हैं, धनात्मक रखते हैं x को, या x जो है उसको 0 से अनंत रखते हैं, x धनात्मक रखते हैं, मतलब tan इनवर्स x जो है उसको 0 से π/2 में रखते हैं।
ठीक है। अब ये धनात्मक, ये धनात्मक, तो इसका मतलब x गुणा tan इनवर्स x ये भी धनात्मक होगा। अब x गुणा tan इनवर्स x धनात्मक होगा तो ये नीचे की राशि क्या हो जाएगी, f डैश x। ये ऊपर वाली चीज तो ऑलरेडी पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव हो गई। अब इस चीज को समझो, यहां क्या होगा भाई, x धनात्मक, x स्क्वायर धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो सब धनात्मक ही धनात्मक, तो ये भी धनात्मक, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0। मतलब f डैश x धनात्मक है जब x धनात्मक है, मतलब fx जो फलन है वो कैसा होगा, वर्धमान होगा। 0 पर जो भी मान आएगा, 0 पर fx का मान 0 है, f ऑफ 0 ध्यान से देखोगे तो 0 है, मतलब 0 धनात्मक साइड तो 0 के बाद चीजें बढ़ेंगी। ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा कि 0 पे 0 है और इधर तो बढ़ेगा, ये बात पक्की। अब इस तरफ देखते हैं, ऋणात्मक दिशा में अगर x को मैं ले लूं माइनस अनंत से 0, तो tan इनवर्स x जो है वो भी ऋणात्मक हो जाएगा, तो इनका गुणा जो है वो फिर धनात्मक हो जाएगा। अब ये धनात्मक हो गया, ये चीज धनात्मक, उसकी घात कुछ भी करो, धनात्मक प्लस धनात्मक। तो इस बार क्या हुआ है कि इधर ऊपर वाली चीज तो धनात्मक थी, ये अभी भी धनात्मक है। इस ब्रैकेट को समझते हैं। अब देखो ये x जो है ये ऋणात्मक है, नीचे वाली चीज अभी भी धनात्मक है, तो ये पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। क्या ऊपर वाली चीज ऋणात्मक, x ऋणात्मक है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर धनात्मक, और tan इनवर्स x भी ऋणात्मक। अब नेगेटिव बटा पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पूरा का पूरा नेगेटिव, तो ये चीज हो गई नेगेटिव। तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव गुणा नेगेटिव, तो पूरी चीज हो गई नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। मतलब f डैश x कैसा हो गया, लेस देन 0, यानी fx कैसा हो जाएगा, घटता हुआ फलन। मतलब 0 से पहले फलन घटता हुआ है और 0 के बाद फलन बढ़ता हुआ है, तो 0 ही क्या हो जाएगा, इसका न्यूनतम हो जाएगा। तो 0 न्यूनतम हो जाएगा, तो 0 पे फलन का मान क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, तो उत्तर भी कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। आया मजा, अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था। आई होप आप लोग इस सवाल को कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं, कुछ सवाल और करते हैं, आते हैं अपन अगले सवाल पर। करो। समीकरण 1 से लेकर ई ln x की घात 1/2 बटे x गुणा a माइनस ln x की घात 3/2 का स्क्वायर dx 1 आ रहा है और a का मान यहाँ से यहाँ तक है। तो कोई भी a उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, एक पूर्णांक a उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करता है, एक अपरिमेय संख्या a उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करती है और एक से ज्यादा a उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करते हैं। करो 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 भैया करो। देखने में जितना बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में करने जाओगे तो उससे आसान ही हो जाएगा। इधर साइड में करने की कोशिश करते हैं इसको, इधर साइड में इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, 1 से लेकर ई। अब देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है ln x की घात 3/2 और यहाँ है 1/2। तुम जानते हो 3/2 वाले का अवकलन करते हैं तो घात में 1/2 आ जाता है ना। तो क्यों ना हम इस a माइनस ln x की घात 3/2 इस पूरे को कुछ t मान लें, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3/2 ln x की घात कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/2। लेकिन ये मत भूलना कि ln x का अवकलन 1/x भी होगा, dx इज इक्वल टू dt। तो सर ये x तो ही नहीं, कोई बात नहीं, ln x यहाँ से x का मान पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस टी इज इक्वल टू ln x की घात 3/2 है ना, और ये कितना हो जाएगा, a माइनस टी की घात 2/3 इज इक्वल टू ln x।
तो x इज इक्वल टू ई की घात a माइनस टी की घात 2/3। ठीक है क्या ये चीज़? हाँ कुछ अच्छा ये x है तो सही बाबा, जरूरत ही नहीं है, हो गया काम, है ना, हो गया काम अपना। तो dx बटे x कितना हो जाएगा? dx बटे x, और ये भी रहने दो, ln x की घात 1/2 इज इक्वल टू -2/3 dt। बताओ कितना सिंपल सवाल हो गया, फिनिश। क्या कर दें, सीमा भी देख लूं क्या? यहाँ x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो ln1 0 हो जाएगा, यानी सीमा आ जाएगी a, और e रखूंगा तो ln e हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगी a माइनस 1। ऊपर वाली चीज ये सब मिलके, क्या क्या मिलके, dx ये और ये तीनों चीज मिलके कितना हो जाएगा? -2/3 dt, और बटे इसका क्या मान आ जाएगा? t²। तो ये सीमा बदलने के काम में आ जाएगा, 2/3 बाहर, a माइनस 1 से a dt/t²। कितना हो जाएगा? t की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और सीमा क्या आ जाएगी? a से लेकर a माइनस 1, जरूरत ही नहीं थी सीमा, a माइनस 1 से लेकर a, और ये 1 दिया हुआ है हम लोगों को, ये सीमा 1 दी हुई है ना। ये अंदर क्या बन गया? -1/t 2/3 माइनस a और माइनस माइनस प्लस a माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? अब इधर ले लूं क्या इसको? 2/3 1/a माइनस 1 माइनस a इज इक्वल टू 1। लघुत्तम ले लो तो ये a माइनस a प्लस 1 अपॉन a गुणा a माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया 1 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a गुणा a माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3a² माइनस 3a, तो 0 इज इक्वल टू 3a² माइनस 3a माइनस 2। तो a के क्या मान आ जाएंगे? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6 चौक 24 बटे 6, तो 3 प्लस माइनस √33/6, है ना, बस इतना ही होगा। तो ये कितने हो गए? क्या कोई ये उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है? ये गलत बात हो गई, ऐसा नहीं है, करते हैं। एक पूर्णांक है क्या? नहीं है। अपरिमेय संख्या करती है? हाँ करती है। एक से ज़्यादा संतुष्ट करते हैं? हाँ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना सी और डी, आंसर हो जाएगा सी और डी। बढ़िया सवाल था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। 2022, ठीक है, काम करते ये वाला करो। इस टाइप के सवाल भी आते हैं, ये भी हम लोगों को पता होने चाहिए। करो। fn जो है वो ऐसा है, n प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n² अपॉन 4n प्लस 3n², 3n² सब में कॉमन चल रहा है। ऊपर भी 3n² कॉमन माना जा सकता है। 16 प्लस 5n 32 प्लस n, तो 16 32 48 ये हो गया। 5n ये कम होता जा रहा है ना। और इस हिसाब से व्यवस्था बिठाने की कोशिश करनी है हमको, इस हिसाब से व्यवस्था बिठाने की कोशिश करनी है। किस हिसाब से? इस हिसाब से व्यवस्था बिठाने की कोशिश करनी है कि कुछ कुछ चीज़ें बन जाए। इस पहले वाले को तो छोड़ते हैं क्योंकि इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, बाकी पदों को उठाते हैं। तो एक चल रहा है अपना 16 32 48, है ना, मतलब 16 आर टाइप की चीज़ें हो रही है। ये r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है,
फिर अगला आ रखा है अपना 5n n माइनस 3n। तो ये भी तुम लोग समझ गए होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पहला पद इससे इसमें जाने में 4n घटाए जा रहे हैं, तो इसका आरवा पद क्या होगा? यह केवल n से गुणज को छोड़ देता हूँ ना, 5 है गुणज n का, फिर 1 है, फिर माइनस 3 है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, प्रथम पद 5 ले लें प्लस आरवा पद r माइनस 1 गुणा माइनस 4, तो ये हो गया अपना माइनस 4 प्लस 4 9 माइनस 4r। देखो r इज इक्वल टू 1 रखोगे 5 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2 रखोगे 1 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 3 रखोगे, तो मतलब ये भी मिल गया। और 3n स्क्वायर तो ऐसा चल ही रहा है ना, उसमें तो कुछ नहीं लिखना है। नीचे 4 8 12 भी ऐसा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अपन अगर देखें तो इस n को मैं छोड़ दूं तो यहाँ समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर, सबसे पहले यहाँ आएगा 16r, फिर ये आएगा 9 माइनस 4r गुणा n, फिर माइनस आएगा 3n स्क्वायर, और बटे में आएगा 4 दूना 8 दूना r, यानी कि 4rn, और प्लस 3n स्क्वायर, और ये n तक जाएगा ऑब्वियसली। देखो रख के देखो, n रखने पर क्या ये लास्ट वाला पद बैठ जा रहा है क्या? n रखूं मैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 16n, और यहाँ n रखेंगे अपन तो प्लस 9n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, और नीचे n रखेंगे तो 4n स्क्वायर 7n स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 16 9 25 माइनस बैठ रहा है, मतलब यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मतलब समेशन तो बन गया अपना। अब अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ एक जैसी चीज़ें दिख रही हैं, n प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, ऊपर 16r प्लस 9n माइनस 4rn माइनस 3n स्क्वायर, और बटे में भी क्या लिखा हुआ है 4rn प्लस 3n स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये जो भी समेशन है n प्लस ऊपर r इज इक्वल टू 1 से n 16r प्लस 9n बटे 4rn प्लस 3n स्क्वायर, और माइनस यहाँ ऊपर भी 4rn प्लस 3n स्क्वायर बटे 4rn प्लस 3n स्क्वायर। ये याद रखना इस पूरे पे समेशन है, ठीक है। तो n प्लस r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, इस पहले वाले का समेशन अलग कर दो 4rn प्लस 3n स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गया 1 हो गया, इस पे समेशन अलग कर दिया। ये कितनी बार जुड़ेगा, एक 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 n बार जुड़ेगा, तो ये प्लस का n था और इधर से माइनस का n आ जाएगा, तो ये हो गया 16r प्लस 9n अपॉन 16 नहीं 4rn तो ये n से n कैंसिल हो गया, बचा क्या समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n 16r है ये, सॉरी है ना 16r प्लस 9n 16r प्लस 9n अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर, 4rn प्लस 3n स्क्वायर है ना। अब क्या करें, ऊपर से एक n कॉमन ले लो, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लो। अब तो सवाल तुम्हें होता हुआ दिख रहा होगा, इसके आगे तो मैं अगर छोड़ भी दूं तो भी तुम लोग कर सकते हो, है ना। ऊपर से अपन n कॉमन ले लें, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3 1/n हो जाएगा dx। ये समाकलन करना है तुमको, तो इसको क्या करें, 4 चौक 16 है ऊपर ना, तो 3 चौक 12 कर दें माइनस 3, तो 4 उभयनिष्ठ ले लें अगर 0 से 1 4 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3, तो ये अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा 0 से 1 dx माइनस 0 से 1 3 अपॉन 4x प्लस 3,
तो ये हो जाएगा 1 का समाकलन x 0 से 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 log 4x प्लस 3 और इसका जो गुणा जो है इससे भाग दे देंगे 0 से लेकर 1, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 3/4 ln 7 माइनस 0 रखेंगे तो ln 3, तो उत्तर आ जाएगा अपना 1 माइनस 3/4 ln 7/3। अब 1 तो किसी में नहीं दिख रहा है, तो कहाँ गया 1? 4 क्यों आ गया ये? ln 7/3 तो है, 4/3 भी है। कहीं कैलकुलेशन की कुछ गड़बड़ करके आए क्या अपन? देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। अच्छा ये 4 होगा ना गुरुजी, 4 4 4 4 माइनस 3/4 4 माइनस 3/4 log 7/3 4 माइनस 3/4 log 7/3। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या अब आगे बढ़े अपन? हाय, अगला सवाल दे दें क्या तुमको? बोलो, अगला सवाल दे दें क्या? ऐसा करते हैं, पहले जो मैंने एक वो होमवर्क दिया हुआ था तुमको कि उसका मान बताना क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वाले सवाल को करते हैं। जो एक होमवर्क दिया हुआ था मैंने तुम लोगों को, पहले उसको हल करते हैं, पहले उसको हल करते हैं, फिर उसके बाद इस वाले पर वापस से लौटने के बारे में सोचा जाएगा, वापस से फिर इस पे बाद में आने के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, ये वाला क्लियर है क्या? ये वाला क्लियर है क्या? अब आज की क्लास के लिए जो मैं कल होमवर्क दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लेना। ये होमवर्क रहने वाला है, ये तुम्हारा होमवर्क रहने वाला है, जिसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। और ये पिछली क्लास का सवाल है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? माना कि फलन f 0 से 1 से r इस प्रकार परिभाषित है कि ऐसा का ऐसा है, जहाँ ये चीज़ को प्रदर्शित करता है। फलन f अंतराल में केवल एक बिंदु पर असतत है, 0 से 1 के बीच की बात हो रही है ना? तो देखो ध्यान से सुनोगे ना, इसको अपन को बस परिभाषित करना है। क्या करना है? परिभाषित करना है। कैसे परिभाषित करोगे? x कहाँ से कहाँ तक रखना है? 0 से 1 में। अगर x 0 से 1 में होगा तो 4x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 4 तक होगा। तो 4x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या क्या मान ले सकता है? 0, 1, 2 और 3 मान ले सकता है। ये कब कब लेगा? सबसे पहले x जब 0 से 1/4 से छोटा होगा तो ये हो जाएगा 1/4 से 1/2 तक, फिर 1/2 से 3/4 तक, और फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इसके 4 टुकड़े होने वाले हैं। क्या क्या 4 टुकड़े होंगे? सबसे पहले x का मान 0 से लेकर 1/4 तक, फिर 1/4 से लेकर 1/2 तक, फिर 1/2 से लेकर 3/4 तक, 3/4 से लेकर 1 तक। इसमें ये 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2, x माइनस नहीं, ये तो 0 हो जाएगा। पहला वाला तो पूरा शून्य हो जाएगा। दूसरा वाला क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब x 1/4 से 1 रहेगा तो 4x जो होगा जो 1 से 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर गुणा x माइनस 1/2, फिर ये 2 हो जाएगा गुणा x माइनस 1/2, और फिर ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे तो बाकी सब ठीक है, बाकी सब जगह ये सतत वतत तो चलता रहेगा, सतत बाकी इन अंतरालों में तो सतत है क्योंकि बहुपद है। देखना कहाँ है? इन क्रांतिक बिंदुओं पर। 1/4 यहाँ रखने पे 0 आ रहा है, मतलब f 1/4 माइनस और f 1/4 प्लस, क्या ये इधर से भी 0 आ रहा है क्या? हाँ 0 आ रहा है, बहुत सुंदर। 1/2 यहाँ रखने पे 0 आ रहा है,
1/2 क्या यहाँ रखने पर भी 0 आ रहा है क्या? तो ये भी इस पे भी सतत हो गया। 3/4 पर आते हैं। 3/4 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 3/4 माइनस 1/4 हो जाएगा 1/2। तो 2 गुणा, और बाकी सारी चीजें तो सेम है, तो ऑब्वियसली ये बराबर नहीं आने वाला है, ये बराबर नहीं आने वाला है। तो केवल एक बिंदु पर असतत है, ये बात सत्य हो गई है ना। बीच में तो था ही 1/4 पे 1/2 पे भी हो गया था, 3/4 पे नहीं हो रहा था, तो बस एक बिंदु पर असतत है। अंतराल 0 से 1 में केवल एक बिंदु ऐसा है जिस पर फलन सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है ना। तो अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जीरो से लेकर 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4 और फिर 1। ठीक है, जीरो पर, जीरो से लेकर 1/4 तक ये पूरा जीरो है। दूसरा रंग इस्तेमाल करते हैं। जीरो से लेकर 1/4 तक पूरा जीरो। 1/4 पे क्या होता है, 1/4 पे ये फिर से जीरो होता है, और 1/2 पे भी जीरो होता है ना। 1/4 पे भी जीरो होता है, 1/2 पे भी जीरो होता है, और बीच में क्यूबिक है, ये बीच में क्यूबिक है। 1/4 से 1/2 के बीच में इस क्यूबिक को देखोगे तो इसके दो मूल 1/4 वाले हैं, प्लस अनंत पे प्लस अनंत जाएगी, और माइनस अनंत पे ये माइनस अनंत जाएगी। मतलब ये माइनस अनंत से आ रही थी और ऐसे नीचे होके ये जाएगी। मतलब अगर कुछ नहीं दिया होता तो ये ग्राफ कैसा होता, ये नीचे आता, ये टच करता और फिर ये ऐसे निकल जाता। लेकिन हमें कितना हिस्सा चाहिए इसका, केवल इतना हिस्सा चाहिए। तो ये जो ग्राफ होगा ये यहाँ पर ऐसा होगा। फिर 1/2 से 3/4 पे जाए, 1/2 से 3/4 पर जाए, तो 1/2 से 3/4 में 1/2 इसका एक मूल है, दो मूल फिर से 1/4 है, बस दो गुना कर दिया गया, दो गुना कर दिया गया। ये तो हो गया अपना, दो गुना कर दिया तो ग्राफ जो है वो वापस से वैसा ही होता, ये और ऐसे आगे जाता। तो 1/4 से 3/4 में ग्राफ ऐसा बनता है इसका, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एकदम से सडन स्विच आएगा, क्योंकि दो गुना होगा। ये जो ग्राफ चल रहा था इससे ग्राफ एकदम से दो गुना तेजी से चलने लगेगा। ये यहाँ जिस तेजी से आ रहा था एकदम से और तेजी से जाने लगेगा। ठीक है, 3/4 पे तो जीरो होगा नहीं, और 3/4 से आगे फिर से वही ग्राफ है, लेकिन वो 3 गुना तेजी से जा रहा है। और 3/4 रखने पर चूंकि मान समान भी नहीं था, इसीलिए वो एकदम से सडन शिफ्ट होगा। 3/4 से एकदम से ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये एक असततता का बिंदु हो गया, और ये बिंदु मुझे लग रहा है कि शायद अवकलनीय नहीं हो या ये नहीं हो, इन दोनों में से एक चीज हो सकती है। वहां तो असतत है, तो इन दोनों पे अपन को चेक करना। अब चेक करने के लिए अपन को अवकलन करना ही पड़ेगा। तो अगर किसी को ग्राफ बनाना अच्छा नहीं भी लगता है तो सीधा अवकलन कर ले। इसका अवकलन क्या होगा, x माइनस 1/4 का स्क्वायर बाहर लिया, x माइनस 1/2 का 1 हो जाएगा, प्लस x माइनस 1/2 का स्क्वायर बाहर लिया, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x माइनस 1/4। ठीक है, और ऐसी ही चीजें यहां पर आने वाली है, बस 2 गुणा के साथ आ जाएंगी, 2 गुणा के साथ, प्लस 2 गुणा x माइनस 1/2 x माइनस 1/4, और ये 3 गुणा के साथ आ जाएगी। अब इस पर तो देखो सतत ही नहीं था, तो अवकलनीयता की जांच करनी ही नहीं है। ये था अपना 0 से लेकर 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 3/4, और 3/4 से लेकर 1। तो मैंने कहाँ बोला तुमको 1/4 और 1/2 पे चेक करो। तो 1/4 में यहाँ रखूंगा तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, पूरी चीज 0 हो रही है। 1/4 वहां रखने पर भी 0 हो रहा था, मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम ऐसे स्मूथ आ जाएगा। 1/4 ऊपर वाले से 0, यहाँ से 0। 1/2 इसमें रखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 यानी 1/4 का स्क्वायर। ये लिख रहा हूं मैं, f डैश 1/2 माइनस कितना होगा, और f डैश 1/2 प्लस कितना होगा।
1/2 इसमें रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 प्लस यहाँ रखेंगे तो ये है 2 गुणा 1/4 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये बराबर नहीं है, मतलब इस पर ये अवकलनीय नहीं होगा। तो केवल एक बिंदु ऐसा, तो ये बात भी सत्य हो गई। 3 से अधिक बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, ये बात गलत हो गई। और फलन का न्यूनतम मान -1/512। अब ये न्यूनतम मान अपन देख सकते हैं यहाँ कहीं मिलेगा, मतलब जो इस वाले से मिलेगा, वो किस वाले से मिलेगा, इससे मिलेगा। इसका न्यूनतम मान कब मिलेगा, जब इसका अवकलन 0 हो जाए। इसके अवकलन को 0 करके देखते हैं, यानी कि क्या कॉमन ले लूँ मैं, x - 1/4 कॉमन ले लिया, x - 1/4 2 गुणा x - 1/2, इसको 0 करो तो ये हो जाएगा आपका 3x -1 - 5/4, यानी कि x = 5/12, है ना। और इसको ले जाकर यहाँ रखो और चेक करो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5/12 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दे तो 3/12 का स्क्वायर गुणा 5/12 - 6/12, ऑब्वियसली ऋणात्मक तो आना ही है। ये कितना हो जाएगा, 2/12 का स्क्वायर माइनस 1/12, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस और 12 12 12, तो ये हो गया -3 144, 4 × 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 × 12 का 2 हासिल लगा 3 × 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1 432। ठीक है, तो ये गलत है। डन, क्लियर है। चलिए फिर इसी के साथ आज की सभा को रोकते हैं। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसको करके लेके आना है और रिमेनिंग PYQ करने हैं, और बाकी कमेंट में ये बताना है कि कितने लोग यहाँ तक रुके हुए थे। मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग पूरा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहो, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरी कभी कंप्लीट नहीं होगी, सवालों को करो। आई होप आप सभी लोग पुराने पेपर्स भी कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे जरूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।